वेलकम एनिमे लवर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के एपिसोड 1117 को। आगे बढ़ने से पहले चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक और दोस्तों कीजिएगा शेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में साबो ड्रैगन और इवांको को ये बता रहा है कि उसने मैरिजुआ में अपने प्लान को कैसे अंजाम दिया। साबो कहता है कि हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव था सेलेस्टियल ड्रैगन के सिंबल को उड़ा के वॉर डिक्लेयर करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव जितने हो सके उतने गुलामों को आजाद करना, जिसमें कुमा भी शामिल था। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था मैरिजुआ के अंदर जितने भी खाने के भंडार हैं उन सबको तबाह कर देना। इसके बाद ड्रैगन कहता है कि तुमने मिशन को बहुत अच्छे से पूरा किया, तुम्हारी वजह से हम दुनिया का ध्यान खींचने में कामयाब रहे। उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर नेवी बहुत बिजी हो गई थी। 12 देशों के लोगों ने अपने देश के अंदर राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, जिसमें से 8 देश के लोग सत्ता हथियाने में कामयाब रहे। तब इवांको कहता है दुनिया इसे 8 नेशन रिवोल्यूशन कहती है, लेकिन उनमें से एक किंगडम लुलुशिया अचानक से गायब हो जाती है। तब इवांको साबो से पूछता है कि क्या तुमने लुलुशिया को गायब होते अपनी आंखों से देखा? जवाब में साबो हाँ कहता है। तब ड्रैगन कहता है कि इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी कुछ नहीं छपा, लेकिन वो 7 नेशन जो अपने यहाँ तख्ता पलट करने में कामयाब रहे, उन 7 देशों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपने नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करने से और हेवनली ऑफरिंग देने से मना कर दिया है। रेवोल्यूशनरी आर्मी पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए सप्लाई ले जा रही जहाजों पर हमला कर रही है। तब इवांको कहता है हम मारिजुआ तक सप्लाई जाने से रोक रहे हैं। लोग कहते हैं कि मारिजुआ बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए वो एक अभेद्य किला है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो लोग भूख नहीं सह सकते। मैं चाहता हूँ कि वो भी जाने कि बिना खाने और पैसे के रहना कैसा होता है। तब साबो कहता है कि क्या इससे उन पर फर्क पड़ेगा? जवाब में ड्रैगन कहता है जाहिर है हम सारी सप्लाई नहीं रोक सकते, लेकिन धीरे धीरे उन पर इसका असर पड़ेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन कुछ भी सहन करना नहीं जानते, इसलिए एक पॉइंट के बाद थक कर वो होली नाइट्स को डिस्पैच करेंगे और तब असली जंग की शुरुआत होगी। उसके बाद इवांको साबो से कहता है फ्लेम एम्परर बॉय तुम उन सबके नंबर 1 टारगेट हो। तब साबो कहता है कि मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन इवांको कहता है कि इसी नाम ने तुम्हें घर घर में फेमस कर रखा है। तब ड्रैगन साबो से कहता है हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी कोबरा की असैसिनेशन ने तुम्हें हीरो बना दिया है। पूरी दुनिया के विद्रोहियों का यह मानना है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हर एक राजा बुरा और कमीना है। जाहिर है कुछ राजा ऐसे हैं जो सच में बुरे और कमीने हैं, लेकिन कुछ ऐसे राजा भी हैं जिसके राज में वहाँ की प्रजा खुश थी, और अलाबास्ता का राजा किंग कोबरा भी उन्हीं में से एक था। लेकिन कई बार सच को सही तरीके से ना बताया जाना भी जरूरी है। तब साबो कहता है लोग मुझे कोबरा का हत्यारा समझते हैं, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस चीज से पूरी दुनिया में विद्रोह की आग भड़क सकती है तो मुझे कोबरा का हत्यारा बनना मंजूर है। उसके बाद इवांको साबो से पूछता है कि हमें बताओ कि उस दिन सच में क्या हुआ था, हम सच सुनना चाहते हैं। तब साबो कहता है उस दिन का सच। इसके तुरंत बाद फ्लैशबैक का सीन शुरू हो जाता है। कुछ महीने पहले रेवरी मारिजुआ में हुई थी और उसमें हम देखते हैं कि मारिजुआ में धमाके हो रहे हैं और सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। एक सेलेस्टियल ड्रैगन कहता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के 4 कैप्टन्स मारिजुआ में घुस गए हैं और वो फूड सप्लाई उड़ा रहे हैं। दूसरी ओर एक सेलेस्टियल ड्रैगन अपने गुलाम पर सवार है, वो उसे हंटर मारे जा रहा है ताकि उसका गुलाम तेज भाग सके और वो उस मुसीबत से बच सके। लेकिन वो सेलेस्टियल ड्रैगन उस गुलाम को इतना मारता है कि वो जमीन पर गिर जाता है और सेलेस्टियल ड्रैगन भी उसके ऊपर से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सेलेस्टियल ड्रैगन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं चलकर यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा काम खत्म हुआ, यू आर फायर्ड। ऐसा कहकर वो उसके सर पर बंदूक तान देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर करासू आता है, जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के 4 कैप्टन में से एक है। वो उस गुलाम को बचा लेता है और उसे ईस्ट गेट की तरफ भागने के लिए कहता है। उसके बाद वहाँ पर CP0 के एजेंट आते हैं और वो करासू के ऊपर गोलियां बरसा देते हैं, लेकिन उन गोलियों से करासू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पलट कर उन CP0 के एजेंट्स पर वार करता है और एक ही वार में सारे एजेंट ढेर हो जाते हैं। ये देखकर वो सेलेस्टियल ड्रैगन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद करासू को यह एहसास होता है कि 2 एडमिरल्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ सेलेस्टियल ड्रैगन इधर उधर डर के भाग रहे हैं, लेकिन जो गुलाम वहाँ पर बंधे हुए थे वो अब भी वहीं पर बंधे हुए हैं और खुद को आजाद करने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। तब वहाँ पर लिंडबर्ग आ जाता है, जो रेवोल्यूशनरी आर्मी के साउथ डिवीजन का कैप्टन है, और वो उन सब गुलामों को आजाद कर देता है और वो भी उन्हें ईस्ट गेट की तरफ भागने के लिए कहता है। उसके बाद करासू नेवी एडमिरल फुजीतोरा को ढूंढ लेता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन फुजीतोरा उसके वार से बच जाता है। दूसरी तरफ कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स भागते हुए गुलामों के ऊपर गोलियां चला रहे थे। तभी वहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी का एक और कैप्टन आ जाता है जिसका नाम मोरले है, और वो अपनी डेविल फ्रूट पावर का इस्तेमाल करके सेलेस्टियल ड्रैगन्स को रोकना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर नेवी का दूसरा एडमिरल ग्रीन बुल यानी कि रियोकोग्यू आ गया था। उसके बाद मोरली और ग्रीन बुल में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उनकी लड़ाई से वहाँ पर पास खड़े सेलेस्टियल ड्रैगन्स को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो उनके हमलों से जो मलबे पैदा होते हैं वो उन सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ऊपर गिरते हैं। तब वहाँ पर खड़ा एक सेलेस्टियल ड्रैगन ग्रीन बुल को धमकाता है और कहता है कि अगर हम में से कोई एक भी मरा तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि CP0 के 5 एजेंट्स वहाँ पास में ही खड़े हैं और वो ग्रीन बुल और मोरली की लड़ाई देख रहे हैं। CP0 के एजेंट्स आपस में कहते हैं कि लड़ाई काफी आगे बढ़ चुकी है और हमारे लिए इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम गए तो हमारा नाम खराब होगा और सेलेस्टियल ड्रैगन्स को और तकलीफ होगी, इसलिए उनको अपने हाल पर छोड़ दो।
दूसरी तरफ फुयोजोरा ने अपने पावर का इस्तेमाल करके एक न्यूक्लियर को बुला लिया है। उसके बाद हमें पेंजिया कैसल का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साबो पहुंच चुका है। साबो का मानना है कि पेंजिया कैसल के अंदर ही कुमा है, क्योंकि वो पिछला श्रेष्ठ ड्रैगन जिसने शिराहोशी को गुलाम बनाने की कोशिश की थी, वो अपने बाप और कुमा के साथ शिराहोशी को दोबारा गुलाम बनाने पहुंच गया है। तभी हमें देखने को मिलता है पेंजिया कैसल के अंदर किंग कोबरा भी है। कोबरा की हालत खराब है और वो व्हील चेयर पर है। कोबरा कहता है कि सालों बाद उसे फायर बेल्डर से मिलने का मौका मिला है, लेकिन जैसे ही वो उस रूम के बाहर पहुंचता है, उस रूम के बाहर खड़े गार्ड्स उसे बताते हैं कि अंदर जाने की इजाजत सिर्फ कोबरा को है और उसके साथ जो लोग आए हैं वो अंदर नहीं जा सकते। तब कोबरा अपने साथियों से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी बेटी बीवी को बचाओ, वो अभी भी बहुत नटखट है और मुझे उसकी बहुत परवाह है। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।